Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode, where we decode polity through conceptual clarity. लास्ट वीडियो में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को काफी डिटेल वे में देखा था। पहले हमने इसका बैकग्राउंड देखा, फिर इसके मेन मेन प्रोविजंस देखे, फिर इसका सिग्निफिकेंस देखा, फिर इसका लिमिटेशन देखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब काउंसिल एक्ट पूरा कवर हो जाएगा 1861, 1892 और 1909, तब मैं इसका आप लोगों को एक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। इसमें 30 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन और 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां पे जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा एजेंडा है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 विच इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड देखेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लाया गया है, फिर इसका प्रोविजंस देखेंगे। देखो, इसमें लगभग 10 से 11 प्रोविजंस होंगे। पहले के एक्ट देखते हैं हम लोग तो उसमें लगभग 5, 6, 7, 8 ऐसे प्रोविजंस रहते थे, लेकिन इसमें 10 से 11 प्रोविजन आपको मिलेंगे। फिर इसके सिग्निफिकेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर इसका लिमिटेशन देखेंगे और वीडियो के लास्ट में इसका समरी देखेंगे बुलेट पॉइंट के तौर पे, ताकि रिवीजन करने के टाइम आपको काफी ज्यादा आसानी हो। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, शॉर्ट में आप इसे GOI 1919 बोल सकते हैं। अब देखो, जैसा हमने 1909 में देखा था कि उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। मॉर्ले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो जो मॉर्ले था वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और जो मिंटो था वो उस समय वायसराय ऑफ इंडिया था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जो इंडिया होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता है एज कंपेरिजन टू वायसराय ऑफ इंडिया, यह एक बड़ा पोस्ट होता है, और जिसका बड़ा पोस्ट होता है उसका नाम ऑब्वियस सी बात है पहले आएगा। तो इस कारण से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता था। ठीक उसी प्रकार इसे बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी मॉन्टेग्यू नाम पहले आ रहा है, तो मॉन्टेग्यू क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और चेम्सफोर्ड क्या हो जाएगा? वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि ऑल्सो कॉल्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। Edwin Montagu was Secretary of State for India and Chelmsford was Viceroy of India। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और चेम्सफोर्ड हो जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। ये चीज दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछ सकता है। अब इसका बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। अब देखो, मॉन्टेग्यू जो था ये 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त हुआ। आने के साथ ही, यानी नियुक्त होने के साथ ही, इसने एक डिक्लेरेशन दिया, एक घोषणा पत्र दिया, जिसमें इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह प्रॉमिस किया कि जो इंडियंस हैं, जो भारत में जो भी प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो भी ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गया, एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गया, इस सब में इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन होगा, जो एसोसिएशन होगा, उसको अब बढ़ाया जाएगा। यानी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को अब बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इसने एक और प्रॉमिस किया, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझे, तो जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी जवाबदेही होती है ये, या रिस्पॉन्सिबल होगी। एग्जीक्यूटिव जो होगी वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, प्रोग्रेसिव का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया जाएगा। यानी भारत का जो प्रशासन है वो धीरे धीरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा। ये मॉन्टेग्यू ने अपने घोषणा पत्र में कहा। फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट था सॉरी, लखनऊ पैक्ट था 1916 में आया था। तो लखनऊ पैक्ट के तहत यह डिमांड था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पेमेंट था, जो इसकी सैलरी थी, वो भारतीयों के टैक्स पेयर के मनी से जाती थी। ठीक है, यह ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, लेकिन फिर भी इसका जो पैसा था वो भारतीयों के खजाने से जाता था, भारतीयों के टैक्स पेयर के मनी से जाता था। तो इसको खत्म करने की डिमांड की गई लखनऊ पैक्ट में। देखो, लखनऊ पैक्ट में बहुत सारी बातें हैं। ये जो भी इसका बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का, ये बैकग्राउंड जो है, या मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, वो मैं क्लियर कराऊंगा आप लोगों को। जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे
तो उसमें हर एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस पे सेपरेट एक एक वीडियो है, लगभग 2 घंटे 3 घंटे की वीडियोज है। ये काफी लंबा डिस्कशन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से शॉर्ट में इसको देखेंगे, क्योंकि हमें बस बैकग्राउंड समझना है। तो मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन देख लिया हमने, लखनऊ पैक्ट देख लिया। फिर अब देखो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद लोगों में नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे बहुत ज्यादा जागृत हो रही थी, यानी लोग अब जागरूक हो रहे थे। होम रूल डिमांड भी चल रहा था, एनी बेसेंट हो गई, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सब होम रूल से रिलेटेड थे, होम रूल लीग से। तो इसको इसके रिस्पॉन्स में भी जीओवाई 1919 को लाया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। फिर अब देखो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। इस वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा सहयोग किया था, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। कि क्यों सपोर्ट किया था? उन्होंने यह सोचकर सपोर्ट किया था कि अगर युद्ध में हम लोग ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते हैं तो जो ब्रिटिशर्स है वो हम लोग की डिमांड को फुलफिल करेंगे। लेकिन जैसे युद्ध खत्म होता है, फिर देखोगे 1 साल बाद रॉलेट एक्ट ला दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो रॉलेट एक्ट है, इसे बोलते हैं ना वकील ना अपील ना दलील वाला कानून, यानी ब्रिटिशर्स जिसे चाहे, जिस पे उनको शक होगा उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे। तो जो रॉलेट एक्ट आया, इस कारण से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन था, असंतुष्टि थी लोगों के बीच में। तो ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने इस सब के रिस्पॉन्स में जीओवाई एक्ट ऑफ 1919 लाया। यानी इसका बैकग्राउंड आप देख लो तो मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन इसमें आता है, जिसमें उसने चर्चा की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की भागीदारी और ज्यादा बढ़ेगी। फिर उसने चर्चा की कि धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा। लखनऊ पैक्ट की अलग डिमांड थी, होम रूल डिमांड था, इंडियन नेशनलिज्म इंक्रीज हो रहा था, रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को लाया जाता है, जो कि लागू कब से होगी? 1921 से, ठीक है। अब देखो इसके प्रोविजंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है डिवोल्यूशन रूल। अब ये डिवोल्यूशन रूल क्या होता है? डिवोल्यूशन रूल जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 लाया गया था, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, यानी प्रशासन को कैसे चलाया जाएगा उससे रिलेटेड यह एक चीज है। इसमें क्या किया गया कि सेंटर के जो सब्जेक्ट थे और प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे, यानी केंद्र के लेवल पर और प्रांत के लेवल पर जो भी सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया, उनकी परिभाषा दी गई कि कौन उस किसके अंडर में कौन सा सब्जेक्ट आएगा। जैसे प्रेजेंट डे में आप देखो सेंटर लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, वैसे ही यहाँ पे डिफाइन किया गया उसको। इसमें यह डिफाइन किया गया, इसमें यह बताया गया कि कैसे सेंटर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो पावर होगा वो डिवॉल्व होगा, ठीक है। फिर इसमें जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच था, पहले सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था, जो केंद्रीकरण था वो अधिक था, वैसे उसको कम किया जा रहा है धीरे धीरे। फिर इसमें बताया गया कि जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है वो फेडरल अप्रोच की तरफ बढ़ेगा, यानी फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा बाद में, जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब, ठीक है। तो यानी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ इंक्रीज होना था। तो ये सब डिवोल्यूशन रूल के तहत आएगा। यानी डिवोल्यूशन रूल का सिंपल मतलब समझ जाओ कि सेंट्रल लेवल पे जो पावर है उसको धीरे धीरे डिवोल्व करके प्रोविंशियल लेवल पे लाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या समझना है कि सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्शन किया गया इनका, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोविजन हो गया डिवोल्यूशन रूल। दूसरा आ जाता है डायरकी इन प्रोविंसेस। यानी देखो जो सेंट्रल सब्जेक्ट बनाया गया था, सेंट्रल सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, सेंट्रल सब्जेक्ट नॉर्मल सेंट्रल सब्जेक्ट हो गया। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले को बोलते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या होगा? देखो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट से ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा वो। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन क्या क्या आएगा? एजुकेशन आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ आ जाएगा, लोकल गवर्नमेंट आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, सैनिटेशन आ जाएगा। अब इन सबको देख के ही लगता है कि ब्रिटिश कंट्रोल में इनका ज्यादा रोल नहीं रहेगा। इस कारण से
इसको ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखा गया। यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट आप समझ जाओ कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थी इसको मैनेज कौन करेगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो जो गवर्नर था, गवर्नर, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका जो गवर्नर था वह करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके सहयोग से गवर्नर इनका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। और ये मिनिस्टर कहाँ के होंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर होंगे। और ये जो मिनिस्टर होंगे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, यानी कौन ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके कंट्रोल में रहेगा? गवर्नर के कंट्रोल में रहेगा। और गवर्नर का हेल्प कौन करेगा? मिनिस्टर्स, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुने गए हैं और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति वो उत्तरदायी है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आता है, यानी पहला हो गया, देखो पहला हो गया कि डिवोल्यूशन रूल था, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट क्रिएट किया गया। सेंट्रल सब्जेक्ट का फर्दर डिवीजन नहीं किया गया, आगे उसको नहीं विभाजित किया गया, लेकिन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट में वैसे सब्जेक्ट को रखा गया जो कि ब्रिटिशर्स को अपना एम्पायर को इंप्रूव करने के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते थे, जैसे एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, सैनिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो गवर्नर करेगा मिनिस्टर्स के हेल्प से। और ये मिनिस्टर्स होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी होंगे, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट के बाद आता है रिजर्व सब्जेक्ट। यह जो है यह इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, जैसे इसमें पुलिस, इरिगेशन, जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस। देख के ही लग रहा है कि पुलिस का कंट्रोल ब्रिटिशर्स चाहते थे, लैंड रेवेन्यू चाहते थे, फाइनेंस रिलेटेड मैटर, प्रिजन रिलेटेड मैटर, जस्टिस रिलेटेड मैटर। तो इन सब को उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट में रखा। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो गवर्नर करेगा विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। ठीक है, मेनली जानो कि जो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव होंगे वो रिजर्व सब्जेक्ट उनके कंट्रोल में रहेगा। और ये एक और पॉइंट देखो, ट्रांसफर सब्जेक्ट में हमने क्या देखा कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देख लिया सिंपल कि सेंट्रल सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया डिवोल्यूशन रूल के तहत। फिर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था वहां पे डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट बनाया गया। ट्रांसफर सब्जेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा ये मैंने बता दिया। रिजर्व सब्जेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? तो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव, जो कि लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एक और पॉइंट देखो, बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। अब सेंट्रल लेवल पे क्या किया गया? द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। जैसे कि आज प्रेजेंट डे में पार्लियामेंट में राज्यसभा है, लोकसभा है, वैसे है तो प्रेसिडेंट भी, लेकिन मेनली इसको लेकर चलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा है। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गया, दो हाउसेज है यहाँ पे, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो गया। तो वैसे ही सेंट्रल लेवल पे दो हाउसेज क्रिएट किए गए, एक को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट को बोलते हैं, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं। और जो अपर हाउस था इसमें 60 मेंबर्स थे और जो लोअर हाउस था इसमें 145 मेंबर्स थे। यानी सेंट्रल लेवल पे अब दो हाउस क्रिएट कर दिया गया, नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें मेंबर्स कितने थे ये भी मैंने बता दिया। फिर अब देखो लिमिटेड फ्रेंचाइज, पहली बार यहाँ पे अब डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, इससे पहले 1909 के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शन लाया गया था। तो अब लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन यह लिमिटेड था। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया इसके बारे में, जैसे कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है बेस्ड अपॉन द एज, लेकिन अब यहाँ पे हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय। प्रॉपर्टी, टैक्स एंड अदर क्वालिफिकेशन लाइक एजुकेशन, तो इन सब बेसिस पे लोगों को वोट डालने का अधिकार था। जिसके पास जमीन होगी बहुत ज्यादा, जो टैक्स पे करेगा, जिसके पास शिक्षा होगी बहुत, वो लोग केवल वोट करेंगे। ठीक है, 1.5% बड़ा टोटल पॉपुलेशन, यानी कितने लोगों को मिला वोटिंग का अधिकार? तो बस जो भी भारत की उस समय जनसंख्या थी
वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1921 में जो सेंसस आया था ना, इस सेंसस के तहत लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ 319 मिलियन पॉपुलेशन थी, यानी कि 31 करोड़ 90 लाख। ठीक है, ये उस समय पॉपुलेशन थी इंडिया की 31 करोड़ 31 करोड़ 90 लाख, ऑलमोस्ट 32 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसका अब मान लो 32 करोड़ पॉपुलेशन है और उसका 1.5% लोगों को ही वोटिंग का राइट दिया जा रहा है, तो ये तो सरासर गलत है। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज हो गया। फिर अब देखो 1909 में हमने क्या देखा, देखो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि बिना कनेक्शन के, बिना एक्ट्स को कनेक्ट किए आप इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाओगे अपने माइंड में, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस आप देखोगे, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, कहीं पे कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस कारण से इस आप किसी से भी पूछ लो, किसी स्टूडेंट से, हर एक स्टूडेंट को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कनेक्ट नहीं करते हैं वो। तो 1909 के तहत जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक इंडियन को शामिल किया गया था। उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब जो 6 मेंबर्स थे, उसमें से 3 मेंबर अब भारतीय होंगे। ठीक है, 1909 में कितना था? एक था। पहले तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल ही नहीं करते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार शामिल किया सब 1861 में, जिसमें 3 मेंबर को शामिल किया था। फिर आप 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया, और उसके बाद फिर 1919 में 3 मेंबर्स कर दिया गया। जो 6 मेंबर्स थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से अब यह बोला गया कि 3 जो मेंबर होंगे वो इंडियंस होंगे। यानी अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला था इस प्रोविजन का मेन डिवोल्यूशन रूल, जिसमें सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट क्रिएट किया गया। दूसरा, प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसका 2 डिवीजन किया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट जिसमें लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, रिजर्व सब्जेक्ट जिसमें मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। फिर सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था। फिर लिमिटेड फ्रेंचाइज आया, बस 1.5% लोगों को ही वोट अधिकार मिला। डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, इस बात को दिमाग में रखना है, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड। फिर जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसमें 6 में से 3 मेंबर अब भारतीय होंगे। अब अगला देख, जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन 1909 से स्टार्ट हुआ था, इसका एक्सटेंशन कर दिया गया। अब देखो, ये तो डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम फिर से अप्लाई कर रहे हैं ये लोग, अब उसको बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन कर रहे हो, वो ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन कॉम्युनलिज्म को क्यों आप लोग इंक्रीज कर रहे हो? तो इस एक्ट के थ्रू कॉम्युनलिज्म को इंक्रीज किया गया। इस पॉइंट को आप लिमिटेशन में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आप, तो उसमें इसको आप पॉइंट डाउन कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो 1909 में केवल मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया किसके किसके लिए? सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियंस के लिए। इसको अब ये सारे लोग के पास सेपरेट इलेक्टोरेट था। और सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में काफी बढ़िया से समझा दिया आप लोगों को। अब देखो एक और पॉइंट, देखो लखनऊ पैक्ट जो था 1916 वाला, उसमें मैंने एक बात बोली थी आपको कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, तो एक ग्रीवांस ये भी था लोगों के बीच में, भारतीयों के बीच में, कि इसका पेमेंट इंडियन सैलरी से क्यों जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स का इस पे ये क्लैरिफिकेशन था कि एसओएस जो है वो ब्रिटिश मिनिस्टर तो है, ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर तो वो है, पार्लियामेंट में तो काम करता है, लेकिन साथ ही साथ वो एजेंसी का भी वर्क देखता है। अब एजेंसी का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एजेंसी वर्क का क्या मतलब हुआ? एजेंसी वर्क का मतलब हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो परचेजिंग करता है, उसका स्टोर वो करता है, परचेजिंग स्टोर्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, लुकिंग आफ्टर इंडियन स्टूडेंट्स के आपके बारे में देखता है, वो उनकी देखभाल करता है। इंडियंस का जो ट्रेड इंटरेस्ट है, जो व्यापार से रिलेटेड इंटरेस्ट है, उसको वो देखता है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको वो मैनेज करता है। यानी उनका कहना था कि एजेंसी का काम तो वो करता है इंडियंस के लिए, तो इस कारण से इंडियंस का फर्ज बनता है कि वो उसके लिए पैसा दे। लेकिन फिर भी अब क्या किया गया कि एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और एजेंसी का जो काम है वो सौंप दिया गया किसको? वो सौंप दिया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। जो एजेंसी वर्क थी, अब हाई कमिश्नर फॉर इंडिया देखेगा।
अब एसओएस नहीं देखेगा। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, अब इसको भारतीय सैलरी से पैसा, भारतीय खजाने से पैसा नहीं देगा जाएगा, अब ब्रिटेन ब्रिटेन के खजाने से इसको पैसा जाएगा। लेकिन जो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया है, इसको जो पैसा जाएगा वो इंडियंस देंगे। तो बात तो घूम फिर के वहीं आ गई हमारे लिए। तो इतना मेन पॉइंट अपना यह है कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का गठन किया गया, जो कि एजेंसी वर्क देखेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस को अब ये डिलीवर करेगा। एक और पॉइंट, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर दिया गया। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। अब देखो, एक ली कमीशन थी 1923 में, एक ली कमीशन बनी थी। इसके रिकमेंडेशन पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी जीओआई 1919 के तहत। फिर ली कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1923, इसका गठन हुआ, और इसके तहत सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1926 में हुआ। जीओआई, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जीओआई कब आया? तो 1919 में। लागू कब हुआ? तो 21 में। ली कमीशन कब बनी? 23 में। और इसके रिकमेंडेशन पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनी? तो आपको 26 में। ये डेट क्लियर रखना है माइंड में। फिर अब देखो, जो बजट था, बजट को भी अब सेपरेट कर दिया जाएगा। सेंट्रल बजट से प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया जाएगा। अब सेंट्रल बजट में कौन कौन सी चीजें आती थी? सेंट्रल बजट में आपको आता था कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सॉल्ट टैक्स, रेलवेज, पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस मतलब डाक विभाग से रिलेटेड। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, जो इनकम टैक्स है ना, इसका कुछ पोर्शन बाद में बंगाल और बॉम्बे जैसे प्रोविंसेस को दे दिया गया था। अब प्रोविंशियल बजट में क्या क्या आएगा? तो लैंड रेवेन्यू आएगा, इरिगेशन आएगा, स्टैंप ड्यूटी आएगा, फॉरेस्ट रेवेन्यू आएगा, एक्साइज ड्यूटी आएगा। और साथ ही साथ एक और इसमें प्रोविजन लाया गया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है ना, वो अपना बजट खुद से ही इनेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। देखो, प्रिंसली स्टेट जो थे हमारे यहाँ, प्रिंसली स्टेट जो 1858 के बाद उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट थे, इनके ये अब अपने ग्रीवेंसेस को कैसे एड्रेस करेंगे? इनको अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो वो किसको बोलेंगे? तो उसके लिए इनका एक चैम्बर बनाया गया, जिसे नरेंद्र मंडल बोलते हैं। इसमें लगभग 120 मेंबर थे। ये कब किया गया? तो जीओआई 1919 के तहत। फिर एक और स्टैट्यूटोरी कमीशन का गठन करने की बात की गई थी। ये भी आपको पढ़ने में मजा आएगा जब आप साइमन कमीशन पढ़ोगे, क्योंकि साइमन कमीशन इसी से रिलेटेड है। तो स्टैट्यूटोरी कमीशन, इसमें यह बोला गया कि अगले 10 साल के बाद, यानी 1919 में आया है, तो अगले 10 साल बाद यानी 1929 के अराउंड एक कमीशन का गठन होगा, और वह कमीशन पूरा डिटेल में एनालिसिस करेगी कि जो जीओआई 1919 आया है उससे भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये 11th जो प्रोविजन है वो उससे रिलेटेड है, स्टैट्यूटोरी कमीशन, जो कि साइमन कमीशन का गठन होता है। वो तो 1927 में हो जाता है। वो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार 1929 में होना था तो 27 में ही क्यों हो गया। ठीक है, तो प्रोविजंस इसके हमने सारे देख लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग। देखो, जो सिग्निफिकेंस और जो लिमिटेशन है ना, आप इसको मेन जो प्रोविजंस मैं बता रहा हूं उससे आप खुद ब खुद इसको ड्रॉ कर सकते हो। आप खुद ब खुद इसको समझ सकते हो और खुद ब खुद ही इसको लिख सकते हो। बस ध्यान से आपको एनालिसिस करना होगा उसका। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस आ जाता है बिगिनिंग ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाया गया, रिजर्व सब्जेक्ट बनाया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फाउंडेशन रखा गया, जो कि मोंटेग्यूस डिक्लेरेशन में उसने बोला था कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये उसका सिग्निफिकेंस आ जाता है। फिर इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में इंक्रीज किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी कि केंद्रीकरण से बढ़कर अब ये विकेंद्रीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसका लिमिटेशन देखते हैं।
अब देखो सिग्निफिकेंस में हमने क्या देखा कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन यह जो डायरकी थी यह कॉम्प्लेक्स थी बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, डेवोल्यूशन रूल लाया गया था, लेकिन अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके पास पूरा कंट्रोल था। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, यानी अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कंट्रोल है, इसका मतलब कि सीधा सिंपल सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है। तो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल था, रादर देन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, रादर देन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर हमने देखा कि डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइज था, 1.5% लोगों को ही वोटिंग राइट था। बोला गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम लोग स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही नहीं। क्योंकि जब आप रिजर्व सब्जेक्ट देखोगे तो रिजर्व सब्जेक्ट में हमने यह पढ़ा कि जो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट को मेंटेन करेंगे, लेकिन वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होंगे। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होगी वो लेजिस्लेचर के प्रति सिंपल सी बात है रिस्पॉन्सिबल होगी। तो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। जो इंडियन एक्सपेक्टेशन थे उसको पूरी तरह से ये लोग फुलफिल ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी तक हमने बैकग्राउंड देखा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, विच इज नोन एज जीओवाई एक्ट ऑफ 1919। फिर प्रोविजंस देखे, इसके बैकग्राउंड के बाद हमने प्रोविजन देखा, प्रोविजन के बाद इसका सिग्निफिकेंस देखा, सिग्निफिकेंस के बाद हमने लिमिटेशन देखा। अब बुलेट पॉइंट के तौर पे इसको हम लोग कवर करते हैं, ताकि जब रिवीजन करने का टाइम हो तो इस बुलेट पॉइंट के थ्रू आप लोग इसको कवर कर लो। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि जो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ये एक था, बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन 1917 में जो उसने किया था। इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना गवर्नेंस में, ये सब हमने देखा था। ये बैकग्राउंड में ही आपको मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजंस देखो, डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडियन मेंबरशिप को इंक्रीज किया गया लेजिस्लेचर में भी और एग्जीक्यूटिव में भी। डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट ट्रांसफर टू इंडियन मिनिस्टर्स। अब देखो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था ना उसमें इंडियन मिनिस्टर का भी भागीदारी होगा। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसमें जो गवर्नर जो है वो मिनिस्टर के सहयोग से जो एडमिनिस्टर करेगा उसको, और जो कि जो मिनिस्टर होंगे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो मिनिस्टर्स इंडियन मिनिस्टर्स थे। ठीक है, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई। सिग्निफिकेंस क्या था? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की तरफ यह पहला स्टेप था। इंडियन लीडर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दिया गया, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियंस का जो सेल्फ रूलिंग का आइडिया था उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और जो फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होंगे उसका एक बेस रखा गया इस एक्ट के तहत। लिमिटेशन क्या था? अब जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में, प्रांतों में, वो कॉम्प्लेक्स थी और इनइफेक्टिव थी। रियल पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही रहा, स्पेशली रिजर्व सब्जेक्ट में। जो गवर्नर जनरल था और जो गवर्नर था, यानी वायसराय आप इसे बोलो और गवर्नर बोलो, उसके पास ओवरराइडिंग पावर थे। फ्रेंचाइज जो था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। सेंटर जो था वो अभी भी पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में था। फंडामेंटल राइट की कोई गारंटी ही नहीं थी। कॉम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कॉम्युनलिज्म को इन्होंने और ज्यादा इंक्रीज किया, क्योंकि हमने प्रोविजन में देखा था कि एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो उसके तहत लिमिटेशन में ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो मैंने आपको बताया भी था कि आप इसको लिमिटेशन में लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट पे चर्चा करेंगे जो होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, उससे पहले छोटी छोटी चीजें भी आएंगी, जैसे साइमन कमीशन हो गया, कॉमनल अवार्ड हो गया। तो वो सब जो टॉपिक है मैं देखता हूँ, उस पर सोचता हूँ कि उस पर वीडियो इसमें बनाऊं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री वाले लेक्चर में मैं बनाऊं। ठीक है, तो मेन जो होगा अगला आता है वो जीओआई एक्ट ऑफ 1935। तब तक के लिए धन्यवाद।